एपिसोड 21। रेयांश ने ड्रैगन सील को अपनी जेब में रखा और बाहर निकल गया। साधकों की औषधियों के बारे में वह ज्यादा जानकार नहीं था और नायक कुल में उसके अच्छे संबंध सिर्फ एक व्यक्ति से थे। वह थी आराधना नायक। इसलिए उसने उसे ढूंढने का फैसला किया। आत्मा को पोषण देने वाली औषधि आसानी से नहीं मिलती और आमतौर पर काफी महंगी होती है। रेयांश, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूं? क्या बकवास कर रही हो? तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारे लिए थोड़ी मेहनत करूं तो ये कैसा बोझ है? तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? हालांकि रेयांश की बात काफी कठोर थी, लेकिन उसकी आवाज में छुपी गहरी चिंता से साक्षी को बहुत अच्छा लगा। इस दृढ़ निश्चयी युवक को देखते हुए साक्षी के छोटे से दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगे। इस आपदा ने पहले की निश्चिंत साक्षी को धीरे धीरे परिपक्व बना दिया था। हाँ, तुमने अभी ड्रैगन सील पर निषेध की बात की थी। ये क्या है? क्या तुम इसे खोल सकती हो? साक्षी की चिंता में रेयांश इस महत्वपूर्ण बात को भूल गया था। अब जब उसे याद आया तो उसने उत्सुकता से पूछा, मेरी अभी की आत्मा शक्ति इतनी नहीं है कि मैं इस निषेध को स्पष्ट रूप से देख सकूं, लेकिन अगर मुझे आत्मा को पोषण देने वाली औषधि मिल जाए तो शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ। रेयांश बहुत खुश हुआ और बोला, वाह साक्षी, तुम वाकई बहुत काबिल हो। काश तुम्हारा कोई शरीर होता तो मैं तुम्हें इनाम में चूम सकता। ये कहकर रेयांश जोर से हंसने लगा। हूं, तुम तो बहुत सोच रहे हो। मेंढक हंस के मुंह में जाना चाहता है। लेकिन अगर तुम निषेध को खोलना चाहते हो तो मुझे थोड़ी बहुत औषधि नहीं चाहिए। मैं तो एक बड़ी पेटू हूं। अब से अगर तुम्हें मुझसे कोई काम करवाना है तो बहुत आसान है, मुझे औषधि चाहिए। ठीक है, तुम औषधि की बोतल हो। एक मजाक के साथ माहौल पहले जितना गंभीर नहीं रहा, लेकिन रेयांश अच्छी तरह समझता था कि अब उसके कंधों पर जिम्मेदारी और भारी हो गई है। उसे न केवल खुद को मजबूत बनाना था बल्कि अपनी संपत्ति भी बढ़ानी थी। केवल आत्मा को पोषण देने वाली औषधियां ही साक्षी की जान बचा सकती थी। कुलई नगर जैसी छोटी जगह में आत्मा को पोषण देने वाली औषधि मिल भी पाएगी या नहीं, रेयांश के मन में अभी भी चिंता थी। नायक कुल के बड़े आंगन में चलते हुए जब वे सुरक्षाकर्मी और नौकरानियां उसे देखते तो वे सभी मुस्कुराते हुए अभिवादन करते, लेकिन वे मुस्कानें पूरी तरह से बनावटी थीं, जो रोने से भी बदतर लग रही थीं। कुल सभा में रेयांश के प्रदर्शन ने उसे नायक कुल में वास्तव में एक सम्मानित स्थान दिला दिया था। इसके साथ ही उसकी अपनी शक्तिशाली ताकत और निर्दयी स्वभाव ने इन छोटे लोगों को सचेत कर दिया था कि अगर वे उसके प्रति अनादर दिखाएं तो वे खुद मुसीबत मोल ले रहे होंगे। एक तरफ यशवीर नायक चुपचाप देख रहा था कि कैसे सुरक्षा कर्मियों की एक पंक्ति रेयांश को सम्मान से अभिवादन कर रही थी। उसकी नजरें धीरे धीरे अंधकारमय होती गईं। जो चीज असल में लावण्या की होनी चाहिए थी वह इस नौकर ने छीन ली। देखो इस नौकर को कितना घमंड हो रहा है, लेकिन तुम कितने दिन इतराओगे? दादाजी तुम्हें महत्व देते हैं, लेकिन वे सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। चाचा जी इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। भले ही उनकी साधना ड्रैगन नस क्षेत्र 7वें स्तर पर ही रुकी हुई है, लेकिन कुल के आधे से ज्यादा व्यवसाय वही संभालते हैं। उन्होंने नायक कुल के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तुम जैसे व्यक्ति ने बचपन से नायक कुल की बदनामी की है और अब तुम सोचते हो कि गौरैया डाल पर बैठकर मोर बन जाएगी। रेयांश को असल में पता था कि यशवीर नायक उसे देख रहा है, लेकिन वह उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। अगर किसी ने रेयांश की प्यारी बहन को पीटा होता तो रेयांश शायद सीधे जाकर उससे लड़ाई करता। इसलिए यशवीर नायक के मन में क्या चल रहा था ये वो अच्छी तरह समझता था। साक्षी, क्या तुमने उस आदमी को देखा जो मुझे उदास नजरों से देख रहा है? हाँ देखा, लेकिन वह उदासी नहीं लग रही थी। तुम्हें असली सच्चाई नहीं पता। दरअसल वह एक विकृत इंसान है जो मुझसे बहुत पहले से प्यार करता है, लेकिन चूंकि हम दोनों ही पुरुष हैं इसलिए वह मुंह खोलकर नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए उसका प्यार मोती से भी असली है। आह, कितना घिनौना, मुझे उल्टी आ रही है। आराधना नायक को ढूंढने के बाद रेयांश ने साक्षी से बात करना बंद कर दिया। आराधना कुल सभा में लावण्या नायक से हार गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी, बल्कि और भी मेहनत से जुट गई थी। जब उसने देखा कि रेयांश उसे ढूंढने आया है तो उसके मन में उलझन थी। वह रेयांश के प्रति सिर्फ ठंडे रवैये से पेश आ सकती थी। तुम्हें मुझसे क्या काम है? रेयांश और उसके भाई की दुश्मनी के बारे में वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वो हमेशा छोटी मोटी बातें ही रही थी। यहां तक कि जब रेयांश ने भरी सभा में जतिन नायक के कपड़े उतार दिए थे तब भी उसे कुछ खास नहीं लगा। आखिर जतिन कोई छोटी लड़की तो थी नहीं, लेकिन जतिन को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आत्महत्या कर ली, जिससे मामला जटिल हो गया। आराधना का मानना था कि रेयांश की कोई गलत मंशा नहीं थी, लेकिन जतिन उसकी गलती की वजह से मर गया। भले ही वह और उसके भाई की बचपन से नहीं बनती थी, लेकिन आखिर खून का रिश्ता तो था। आराधना की आंखों में गुस्सा देखकर रेयांश समझ गया कि उसने इस लड़की को बहुत दुख पहुंचाया है। उसके दिल में भी थोड़ा अफसोस हुआ और उसने कहा, तुम्हारे भाई की बात का मुझे भी अंदाजा नहीं था। मैं बस माफी मांग सकता हूँ, आज मैं यहाँ सिर्फ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। आराधना ने शांत आवाज में कहा, जो पूछना है पूछ लो। मुझे जल्दी से जल्दी साधना करनी है। राक्षस शिकार प्रतियोगिता करीब है और मैं राजवंशी कुल वालों से हारना नहीं चाहती। मुझे आत्मा को पोषण देने वाली दवा चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ मिल सकती है? क्या हमारे कुल में है? रेयांश ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा।
आराधना उसके प्रति थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वह चिंतित था कि शायद यह लड़की उसकी मदद ना करे। लेकिन उसने गलत सोचा था। कुल में शायद इस तरह की दवा नहीं होगी, लेकिन वॉरियर बाजार में औषधि की दुकानों में देख सकते हो। उन दुकानों में बहुत सी दवाएं वॉरियर्स बेचते हैं या फिर वे सीधे बड़े शहरों से मंगवाते हैं। शायद मिल जाए, आराधना ने सोचते हुए कहा। रेयांश पहले हमेशा सराय और वैश्यालयों में ही घूमता रहा था, उसे वॉरियर बाजार के बारे में क्या पता होता। इसलिए उसने पूछा, ये वॉरियर बाजार कहाँ है? आराधना ने झुंझलाकर कहा, वॉरियर बाजार की जगह थोड़ी छुपी हुई है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रेयांश ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। ये छोटी लड़की भले ही अपने दिल में रेयांश से नाराज थी, लेकिन जब रेयांश को जरूरत थी तो वह पूरी मेहनत से मदद कर रही थी। वह वाकई लावण्या नायक और यशवीर नायक से कहीं बेहतर थी। आराधना और रेयांश का एक साथ चलना काफी ध्यान खींच रहा था, लेकिन लोग कुछ खास नहीं कह पा रहे थे। आखिर दोनों नायक कुल के ही थे। रेयांश की ख्याति इन दिनों पूरी तरह से कुलई नगर में फैल गई थी। वह लगभग कुलई नगर का जाना माना नाम बन गया था। पहले भी बहुत लोग उसे जानते थे, लेकिन वह हमेशा लोगों की घृणा का पात्र रहा था। किसने सोचा था कि महज 1 महीने में ही वो बदल जाएगा और कुलई नगर का एक प्रसिद्ध युवा बन जाएगा। वैसे तुमने मीटियोर फिस्ट तो इतनी जल्दी सीख लिया। ड्रैगन सील की साधना कैसी चल रही है? रास्ते में चलते हुए आराधना ने अचानक पूछा। रेयांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों, लालच आ रहा है? मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन पहले मुझे रेयांश भैया बुलाकर तो सुनाओ। आराधना ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और झुंझलाते हुए बोली, मैं अभी सिर्फ ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 5वें स्तर पर हूं। मेरे पास ड्रैगन सील सीखने के लिए आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं है, और मैं अपनी ताकत से ही ड्रैगन सील हासिल करना चाहती हूँ। इस युवा लड़की के दृढ़ संकल्प को देखकर रेयांश भी मन ही मन प्रभावित हुआ। थोड़ी देर और चलने के बाद आराधना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम भी तो ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही हो। ड्रैगन सील तो उच्च स्तर की तकनीक है, तुम्हारे पास रखना बेकार है। इससे अच्छा है कि लावण्या दीदी को दे दो। उनकी शक्ति ड्रैगन नस्क के 7वें स्तर के करीब है, शायद उन्हें कुछ उम्मीद हो। आखिर ये उच्च स्तर की तकनीक थी और खुद भी सिर्फ 5वें स्तर की शक्ति रखती थी, इसलिए आराधना को खुद पर विश्वास नहीं था। रेयांश को यह अजीब नहीं लगा। उसने बस हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। रेयांश, तुम्हें राक्षस शिकार प्रतियोगिता के बारे में पता है ना? राजवंशी कुल पहले से ही हमारे नायक कुल से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उन्हें कुलई नगर का प्रबंधन अधिकार मिल गया तो हमारे नायक कुल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अभी तो कुलई नगर में लगभग सभी लोग ये मान चुके हैं कि राजवंशी कुल ही कुलई नगर का प्रबंधक बनने वाला है। वे सूर्यकांत जिले के जोशी परिवार का हिस्सा बनकर जोशी परिवार की शक्ति का उपयोग करेंगे। सूर्यकांत जिले के जोशी परिवार के बारे में रेयांश ने सुना तो था। ये कांगड़ा राज्य के राज परिवार द्वारा नियुक्त सूर्यकांत जिले का पहला परिवार था, जिसके पास पूरे सूर्यकांत जिले की निगरानी की शक्ति थी। वे पूरे सूर्यकांत जिले के महान शासक थे और कुलई नगर का प्रबंधक बनने का मतलब था जोशी परिवार की सुरक्षा और बहुत बड़ा लाभ पाना। इसलिए भले ही नायक कुल के पूर्वज और राजवंशी कुल के मुखिया भाइयों जैसे थे, इस बार भी वे इसके लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। रेयांश ने हंसते हुए कहा, वह इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें नहीं देखा। आराधना ने अपने बालों को कानों के पीछे करते हुए अपनी आंखों में असहायता के साथ कहा, हमारे नायक कुल के युवा शक्तिशाली योद्धाओं में यशवीर भैया हैं, लावण्या दीदी हैं, और अब तुम हो। अधिक से अधिक एक ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर का और 2 छठे स्तर के बराबर। राजवंशी कुल में ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 6ठे और 7वें स्तर के 2-2 योद्धा हैं। उनमें भीष्म राजवंशी तो ठीक है, उसकी शक्ति यशवीर भैया के बराबर है, लेकिन विराट राजवंशी तो 17 साल की उम्र में ही ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया था। वह सबसे पहले 7वें स्तर तक पहुंचने वाला योद्धा है। उसकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। वह हमेशा से कुलई बराबर आनादा नगर की युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा रहा है। रेयांश ने उलझन में पूछा, लेकिन वह भी तो सिर्फ ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 7वें स्तर का ही है। इस विराट राजवंशी में ऐसा क्या खास है? आराधना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम नहीं जानते। कहा जाता है कि वह लगभग ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश करने वाला है, और राजवंशी कुल की पीली श्रेणी की उच्च तकनीक नेदर के फिंगर उसने दूसरी अंगुली तक सीख ली है। नेदर के फिंगर की तकनीक हमारे नायक कुल की ड्रैगन सील से भी 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी ड्रैगन सील में 2 तकनीकें हैं, लेकिन नेदर के फिंगर में 3 है, और दूसरी अंगुली के हमले की शक्ति ड्रैगन सील से कहीं ज्यादा है। यशवीर भैया तो बस ड्रैगन सील ही सीख पाए हैं। विराट राजवंशी का वर्णन करते हुए आराधना की आवाज में असहायता भरी हुई थी। ड्रैगन नस्क क्षेत्र का 7वां स्तर नेदर केव फिंगर वाकई बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं रेयांश सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति में ही उससे कम हूं। तभी आराधना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, विराट राजवंशी के होते हुए राजवंशी कुल पीली श्रेणी के 8वें दर्जे के राक्षस तक का शिकार कर सकता है। तुम ही बताओ, हमारा नायक कुल कैसे मुकाबला कर पाएगा? रेयांश नहीं जानता था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, इसलिए उसने कहा, अभी से हार मानने की जरूरत नहीं है।
अगर शुरू होने से पहले ही हार मान ली तो ये कायरों का काम होगा। मैं रेयांश तो कायर नहीं हूं। जब वक्त आएगा, चाहे वह श्वेत कुछ भी हो, यहां तक कि श्वेत फूल ही क्यों ना हो, मैं उसे काला कर दूंगा। आराधना को रेयांश की ये बेतुकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने रेयांश की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हारी शेखी बघाड़ने की आदत तो अभी भी नहीं गई। तुमने राजवंशी कुल से बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। राक्षस शिकार प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा खतरा तो तुम्हें ही है। मेरे ख्याल से तुम्हें मेहनत से साधना करनी चाहिए और प्रतियोगिता के समय अकेले दूर रहना चाहिए, नहीं तो अपमानित होगे। रेयांश ने जल्दी से कहा, ठीक है महारानी जी, मैं समझ गया। लेकिन उसके मन में ठंडी हंसी थी। उसने मन ही मन सोचा, दूर रहना, यह मेरा स्टाइल नहीं है। जब रेयांश को देखा कि उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आराधना को उस पर गुस्सा आ गया। पलक झपकते ही रेयांश आराधना के पीछे पीछे एक ऊंची इमारत में घुस गया। कुछ लंबे गलियारों से होते हुए एक दरवाजे में प्रवेश किया और अचानक उसकी आंखों के सामने एक विशाल दुनिया खुल गई। सामने की ओर देखते हुए रेयांश ने एक के बाद एक गलियां और कतारबद्ध दुकानें देखी तो वही थोड़ा चौंक गया। ये वॉरियर बाजार है, लेकिन तुम्हें जो आत्मा को पोषण देने वाली औषधि चाहिए, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तुम खुद जाकर पूछो। तुम बचपन से चालाक हो, शायद कोई तुम्हें ठग नहीं पाएगा। मैं अभी लगभग ड्रैगन नस्क क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच रही हूं, लेकिन एक मौके की कमी है। अब जब यहां आ ही गई हूं तो खुद ढूंढूंगी। तुम्हारे साथ रहकर गुस्से से मर जाऊंगी। इतना कहकर उसने रेयांश की राय की परवाह किए बिना एक गली में मुड़ गई। कुलई नगर में वॉरियर्स की संख्या कम नहीं थी। रेयांश ने एक नजर में ही देखा कि सड़कों पर सैकड़ों लोग चल रहे थे और सभी वॉरियर्स थे। यहां तक कि कुछ शक्तिशाली योद्धा भी छिपे हुए थे। ये वॉरियर बाजार वाकई छिपे हुए ड्रैगन्स और टाइगर्स की जगह है। साक्षी, क्या तुम आत्मा को पोषण देने वाली दवा को महसूस कर सकती हो? साक्षी की कमजोर आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम थोड़ा और करीब जाओ। बहुत दूर से मैं महसूस नहीं कर सकती। इस छोटे से नगर में इस तरह की दवाएं काफी दुर्लभ होनी चाहिए। मुझे ध्यान से ढूंढना होगा। साक्षी की आवाज और भी कमजोर हो गई थी, जिससे रेयांश का दिल बेचैन हो गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि उसे वह दवा मिल जाए। मन बना लेने के बाद रेयांश पहली औषधि की दुकान में घुस गया। वॉरियर बाजार में दुकानों की भरमार थी। कुछ हथियार बनाने वाली दुकानें थीं, कुछ औषधियां बेचने वाली और कुछ गिरवी रखने वाली दुकानें भी थीं। ये गिरवी रखने वाली दुकानें मुख्य रूप से राक्षसी जानवरों के शरीर के अंग और कुछ दुर्लभ खजाने इकट्ठा करती थीं। और जहां गिरवी रखना होता है वहां खरीदना भी होता है। बहरहाल वॉरियर्स को जो भी चाहिए यहां लगभग सब कुछ मिल जाता था। पहली औषधि की दुकान में घुसते ही रेयांश को औषधियों की तेज खुशबू महसूस हुई। पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग जैसी स्तर की औषधियां यहाँ काफी थीं। रेयांश ने देखा कि यहाँ सभी लेन देन आध्यात्मिक जेड से हो रहे थे। सोने चांदी का कोई मूल्य नहीं था। उसके पास सिर्फ 500 आध्यात्मिक जेड थे, इसलिए उसे पता था कि उसे बचत करनी होगी। ये 500 आध्यात्मिक जेड नायक कुल के पूर्वजों ने उसे साधना के लिए दिए थे, लेकिन साक्षी की जान बचाने के लिए रेयांश को इसकी परवाह नहीं थी। रेयांश देखने का नाटक करते हुए दुकान में घूमने लगा। असल में देख रही थी साक्षी, लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। रेयांश थोड़ा बेचैन हो गया। उसने दुकान के मालिक को ढूंढा। वह एक गंभीर चेहरे वाला मध्यम आयु का व्यक्ति था। रेयांश ने उससे पूछा, क्षमा करें, क्या आपकी दुकान में आत्मा को पोषण देने वाली कोई औषधि है? दुकान का मालिक थोड़ा चौंका, फिर बोला, क्षमा करें, हमारे पास नहीं है। रेयांश का चेहरा निराशा से भर गया। युवक, इस छोटे से कुलई नगर में आत्मा को पोषण देने वाली औषधियां बिकती ही नहीं है, इसलिए मेरी जैसी दुकानों में आमतौर पर यह नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हें सचमुच जरूरत है तो दूसरी दुकानों में कोशिश करो। रेयांश ने सिर हिलाया और दुकान मालिक को धन्यवाद दिया। फिर वह दुकान से बाहर निकल गया और बेचैनी से साक्षी से पूछा, उसकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि कुलई नगर में इस तरह की दवा होती ही नहीं। साक्षी, तो क्या करें? साक्षी की आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।